हेलो दोस्तों, मैं श्यामन पांडे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पॉलिटी पढ़ो पे। जैसा कि आपको पता है कि हम हमारे चैनल पे इस टाइम पे करंट अफेयर्स जो कि आई दृष्टि की बुक है उसको कवर कर रहे हैं। उसमें जो हमने राष्ट्रीय परिदृश्य है उसका जो है पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट देख लिया है और यह चौथा पार्ट रहेगा। इसके जो ये टॉपिक है, इसके पहले के जो टॉपिक्स हैं वो हमने इसके पहले के वीडियोज़ में कवर कर रखे हैं, तो आप उनको ज़रूर देखें। और आज हम इसके आगे की बात करेंगे। और आगे चलने से पहले आपको बोल दें कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। तो चलिए आज हम बात करेंगे आयुष्मान भव अभियान के बारे में। तो आयुष्मान भव अभियान जो है वो आयुष्मान जो भारत है वो भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। जैसा कि आपको पता है कि आयुष्मान जो भारत है वो भारत की सरकार की एक प्रमुख योजना है। तो इस योजना को जो है सार्वभौमिक स्वास्थ्य केंद्र कवरेज जो है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के दृष्टिकोण से जो है इसको बनाया गया था और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो है 2017 की उसकी सिफारिशों के अनुरूप इसको लॉन्च किया गया है। तो आप जो है मेंस के हिसाब से आप क्या पढ़ेंगे, जो है वो इसको पढ़ना होगा आपको राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017। यह आपको मेंस के एग्जाम में पूछा जा सकता है। इवन राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब आई थी, तो 2017 में जो आई थी, इसके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे, तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे तो जो सतत विकास लक्ष्य हैं SDG, उनको प्राप्त करने के उद्देश्य से इसको डिजाइन किया गया था। और बात करते हैं तो सतत विकास लक्ष्य 3 है, SDG नंबर 3 जो है अच्छे स्वास्थ्य एवं कल्याण यानी कि गुड हेल्थ एंड वेलबींग जो है इससे संबंधित है। आपको पूछा जा सकता है SDG 3 किससे रिलेटेड है, तो वो है अच्छे स्वास्थ्य एवं कल्याण यानी कि गुड हेल्थ एंड वेलबींग से रिलेटेड। तो SDG बहुत फेवरेट टॉपिक है UPPCS का, तो आप सारे SDGs को याद करेंगे कि कौन सा क्या है, क्योंकि वो मिलाने के लिए देता रहता है। आगे बात करते हैं आयुष्मान भारत में 4 जो है स्तंभ शामिल हैं। तो 4 स्तंभों में से जो पहला स्तंभ है वह स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र यानी कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है ये एक हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे जो इसके और सारे पिलर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो जो इसका दूसरा पिलर है वो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है यह इसका दूसरा पिलर है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन यानी कि PMABHIM ये इसका तीसरा पिलर है। चौथा पिलर जो है इसका प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी कि PMABDM यह इसका जो है चौथा स्तंभ हो जाएगा। कुछ अलग फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो जो फैक्ट्स की बात करेंगे हम, तो 13 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गांधीनगर गुजरात में जो है वर्चुअल माध्यम से आयुष्मान भव जो है अभियान है उसका शुरुआत किया है। तो किसने शुरुआत किया है आयुष्मान भवन जो है योजना का, तो यह है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। कहाँ से? गांधीनगर गुजरात से। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि इसमें जो है इसका इनागुरेशन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है आयुष्मान भव योजना का, प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया। इस बात का आप ध्यान देंगे क्योंकि जो गुजरात में चीज़ें मोस्टली होती हैं कहीं ना कहीं PM इनागुरेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रेसिडेंट हमारी हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने इसका शुरुआत किया है। आगे बात करते हैं कि जो आयुष्मान भव अभियान है इसको केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो जैसा कि आपको पता भी लग रहा होगा कि हेल्थ से रिलेटेड है, तो यह केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है और यह राष्ट्रव्यापी जो है स्वास्थ्य सेवा पहल है। आगे बात करते हैं इसका जो उद्देश्य है उसका प्रत्येक गांव एवं शहर तक जो है स्वास्थ्य सेवाओं को अधिकतम कवरेज जो है इसका सुनिश्चित करना है। आगे बात करते हैं जो आयुष्मान भव अभियान है उसको प्रधानमंत्री जन आरोग्य जो ID है यानी कि आभा ID इसको बोला गया है। तो आभा ID का निर्माण और गैर जो है संचारी रोग जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, तपेदिक एवं सिकल सेल जो रोग है उसकी जांच एवं प्रबंधन से संबंधित सेवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इसको प्रारंभ किया गया है। तो आपको पूछा जा सकता है कि जो आयुष्मान भव अभियान है उसको किसके लिए जो है किया गया है, तो आप ध्यान देंगे कि नॉन कम्युनिकेबल यानी कि गैर संचारी रोगों के लिए, तपेदिक और सिकल सेल जो रोग है उसके लिए उसके जांच और प्रबंधन से संबंधित यह है। तो यहाँ से पूछा जा सकता है। तो गैर संचारी रोग हो सकता है आपको यहाँ पे कम्युनिकेबल यानी संचारी रोग दे दें, तो आप वहाँ पे सावधान हो जाइएगा। तो गैर संचारी रोग या नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज से रिलेटेड यह है। आगे बात करते हैं इस अभियान को जो है 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर 2023 तक जो है सेवा पखवाड़ा के रूप में जो है इसको लागू किया गया था। और आयुष्मान जो भव अभियान है इसके 3 घटक हैं। तो 3 कौन कौन से घटक हैं उसको आप ध्यान देंगे। तो पहला है आयुष्मान आपके द्वार 3.0, दूसरा है आयुष्मान मेला, तीसरा है आयुष्मान सभा। तो इसके आगे थोड़ा कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। तो आरोग्य मंथन के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो आरोग्य मंथन 2023 जो है बात की जाए तो वर्ष 2023 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य जो प्राधिकरण है उसकी जो 2 प्रमुख योजनाओं ने जो है एक महत्वपूर्ण पड़ाव को प्राप्त किया है। कौन कौन सी? तो यह है आयुष्मान भारत जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसको हम ABPMJAY कहते हैं और इसका कार्यान्वयन के इसको 5 वर्ष पूरा हो गया है। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को
5 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। और जो दूसरी और योजना है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM को दूसरा वर्ष जो है इसका पूरा हुआ है। तो आगे बात करेंगे इसके बारे में कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य जो प्राधिकरण है उसने 2 दिवसीय कार्यक्रम जो कि आरोग्य मंथन के नाम से है उसका आयोजन किया है 25 और 26 सितंबर 2023 को। कहाँ पे आयोजन किया है? तो विज्ञान भवन नई दिल्ली में इसका आयोजन जो कि आरोग्य मंथन नामक कार्यक्रम था उसका हुआ है। और ये आरोग्य मंथन जो कार्यक्रम है इसको क्यों स्टार्ट किया गया था, तो मैंने इसको पहले बता दिया कि जो आयुष्मान प्रधानमंत्री भारत जो जन आरोग्य योजना है उसके 5 वर्ष को पूर्ण होने पर और आयुष्मान भारत डिजिटल जो मिशन था उसका दूसरा वर्ष पूरा हुआ था, तो इसकी वजह से आरोग्य मंथन जो है विज्ञान भवन नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। आगे बात कर देते हैं और कुछ बेसिक फैक्ट्स के बारे में। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है और ABDM जो है डिजिटल मिशन है उसको प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पुरस्कृत भी किया गया था। तो पुरस्कृत जो किया गया था तो सर्वाधिक संख्या में उपचार यानी कि हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रीटमेंट जो है किसने किए हैं, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रीटमेंट जो बड़े राज्यों में किया है तो केरल ने किया। आप कभी भी मोस्टली जो हेल्थ वाला जो इंडिकेटर आता है यानी कि जो कि स्वास्थ्य से संबंधित है तो उसमें केरल जो है कहीं ना कहीं अग्रणी स्थान पर रहता है। तो बड़े राज्यों में केरल, छोटे राज्यों में मेघालय और केंद्र शासित प्रदेश में जो है पुडुचेरी को विजेता घोषित किया गया है। यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है तो आप जरूर इसको याद करेंगे। आगे बात कर लेते हैं जो है ABPMJAY के अंतर्गत सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड बनाने जो कि किसने जो हाईएस्ट आयुष्मान कार्ड बनाया है उन राज्यों की बात करें तो बड़े राज्यों में असम पहले नंबर पे है, छोटे राज्यों में नागालैंड पहले नंबर पे है और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करी जाए तो जम्मू और कश्मीर जो है विजेता घोषित किए गए हैं। तो अगर बात करें कि किसने नंबर ऑफ ट्रीटमेंट ज़्यादा करे हैं तो बड़े राज्यों में केरल, छोटे राज्यों में मेघालय, केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी है। लेकिन बात करी जाए कि जो आयुष्मान कार्ड जो बना है वो किस राज्यों में सबसे ज़्यादा बना है, तो बड़े राज्यों में असम ने सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड बनाए हैं, छोटे राज्यों में नागालैंड ने और केंद्र शासित प्रदेश की बात करी जाए तो जम्मू कश्मीर को इसमें विजेता घोषित किया गया है। अगला जो टॉपिक है उसको देखते हैं। तो मिथुन जो है उसको खाद्य पशु का दर्जा दिया गया है। तो मिथुन का अगर वैज्ञानिक नाम जाने तो बॉस फ्रॉन्टैलिसिस जो है उसका वैज्ञानिक नाम है और यह जो है प्रायः पर्वतों के पशु हैं यानी कि कैटल ऑफ माउंटेन्स के नाम से इनको जाना जाता है। और बात की जाए तो यह एक बोविडे परिवार का सदस्य है यानी किस फैमिली से आता है तो यह बोविडे परिवार का सदस्य है। मवेशियों यानी कि कैटल एवं भैंसों का दूरस्थ संबंधी है यानी कि जो मवेशी होते हैं कैटल्स होते हैं और जो भैंस हैं उसका यह कहीं ना कहीं डिस्टेंट रिलेटिव है। और बात करी जाए कि जो जंगली गौर होता है जिसको गौर कहा जाता है वह का जो है एक पालतू रूप जो है मिथुन को माना जाता है। विश्व में मिथुन की जो है सर्वाधिक जनसंख्या जो की बात करी जाए तो भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में पाई जाती है और उत्तरी पूर्वी राज्यों की भी बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में मिथुन की संख्या पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश के अलावा कहीं अगर बात करें तो नागालैंड में, मणिपुर में और मिजोरम में भी मिथुन्स पाए जाते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है उसको याद रखेंगे और सबसे ज़्यादा बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में मिलता है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। बात की जाए कहाँ पाए जाते हैं तो उष्ण वनों में यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में इसको ये पाए जाते हैं। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपका ज्योग्राफी का टॉपिक हो जाता है। हल्का सा बेसिक आप जो है देख लेंगे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट किसे कहते हैं, वहाँ पे कितनी वर्षा होती है और वहाँ का वेजिटेशन क्या होता है, इसके बारे में आप ध्यान देंगे। आगे बात करते हैं कि जो 20वीं पशुधन गणना हुई थी 2019 में तो उसके अनुसार भारत में जो मिथुन की टोटल संख्या है वो 3.8 लाख है। अन्य जो कुछ फैक्ट्स हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो 1 सितंबर 2023 को भारतीय खाद्य संरक्षक जो मानक है यानी कि FSSAI जो इसको हम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, तो उसने मिथुन को आधिकारिक रूप से खाद्य पशु यानी कि फूड एनिमल के रूप में नामित किया है, उसको मान्यता दी है। किसने दी है तो FSSAI ने यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम हिंदी में भारतीय खाद्य संरक्षण और मानक प्राधिकरण कहते हैं। बात की जाए आगे इसके तो इसके साथ ही ICAR जो है राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र जो है ने प्रत्येक 1 सितंबर को मिथुन दिवस यानी कि मिथुन डे के नाम से मनाने की बात करी है। तो 1 सितंबर को मिथुन डे है, इस बात को भी आप ध्यान दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि एक नया डे है तो यहाँ से पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे जाए तो इसके अतिरिक्त जो है मिथुन का जो मांस होता है उसका नामांकन VC के रूप में करने की घोषणा हुई है। तो पूछा जा सकता है कि रिसेंट में जो चर्चा में VC था वो क्या है, तो यह जो मिथुन एक एनिमल है उसके जो मांस है उसको VC के नाम से जो है संबोधित किया जा रहा है। आगे बात करते हैं तो मिथुन को घरेलू पशु विविधता सूचना प्रणाली यानी कि डोमेस्टिक एनिमल डाइवर्सिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम के डाटाबेस में भी शामिल कर लिया गया है। आईकर जो राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑन मिथुन, उसकी स्थापना की बात करी जाए तो 1988 में हुई थी जून में, और इसका जो
हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो नागालैंड में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आप जरूर इसको याद करेंगे। जो मिथुन की संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो तो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, लेकिन जब सेंटर की बात आती है तो आईकर जो सेंटर है, राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र, वो नागालैंड में है, ना कि अरुणाचल प्रदेश में। इस बात का आप ध्यान देंगे। तो 1988 में नागालैंड में जो है आईकर नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑन मिथुन यानी कि राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र नागालैंड में 1988 में बना था। आगे बात करते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की आगे के। तो सांची जो है भारत का पहला सौर शहर बनाया गया है। सांची कहाँ पे है, हमने काफ़ी बार न्यूज़ में सुना भी है। सांची जो है मध्य प्रदेश में है और उसके रायसेन जिले में स्थित एक छोटा सा नगर है। सांची फेमस किसके लिए है, तो स्तूपों के लिए, और जो है मोनोलिथिक अशोकन जो पिलर्स हैं यानी कि एकास्मी स्तूप जो अशोक के स्तंभ रहे हैं उसके लिए, विहार जो बौद्ध विहार है उसके लिए, और जो है स्कल्पचर जो वैल्यू होती है उसके लिए सांची काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक सिटी है। आगे बात कर लेते हैं सांची के बारे में कुछ और डिटेल। तो सांची जो है इसे द ग्रेट स्तूपा, जो कि सांची का स्तूप है, उसको द ग्रेट स्तूपा के नाम से जाना जाता है। और आगे बात करते हैं कि जो वर्ष 1989 में सांची स्थित जो बौद्ध स्मारक हैं उसको यूनेस्को की विश्व जो धरोहर सूची होती है, वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट्स की लिस्ट आती है यूनेस्को द्वारा, तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 1989 में उसको जो है शामिल किया गया था सांची को। और आगे बात कर लेते हैं कि जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं वहाँ पे जो रहे हैं उस टाइम पे, तो मुख्यमंत्री उस टाइम पे थे शिवराज सिंह चौहान जी। उन्होंने सांची का जो है भारत के प्रथम सौर शहर, इंडियाज फर्स्ट सोलर सिटी के रूप में इसका लोकार्पण किया था। पूछा जा सकता है कि भारत का जो प्रथम सौर शहर है वो कौन है, तो सोलर सिटी, तो वो सांची है मध्य प्रदेश में जो कि है। और उसका लोकार्पण किया था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि उस टाइम पे तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। आप इस बात का ध्यान देंगे कि ये जो है शुरुआत जो है इसको जो इनाग्रेशन था, इसका लोकार्पण था, वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने नहीं किया है, क्योंकि यह उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी। तो इसका जो लोकार्पण किया गया था भारत का प्रथम सौर शहर का सांची को, तो उसका लोकार्पण जो है शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया था। आगे बात करते हैं सांची को शुद्ध शून्य यानी कि नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन शहर बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार जो है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा जो है विभाग पे काम कर रही है। और वो किसके साथ इन्होंने समझौता किया है, तो आईआईटी कानपुर के साथ इन्होंने समझौता किया है। इस बात का ध्यान देंगे। तो नेट जीरो बनाने के लिए सांची को आईआईटी कानपुर के साथ इन्होंने समझौता किया है, जिससे कि नेट जीरो बनाने में हेल्प मिल सके। बात की जाए तो सांची के निकट नागौरी में 3 मेगावाट क्षमता वाला सोलर परियोजना इन्होंने स्थापित किया गया है। और सांची के निकट एक दूसरा भी गांव है जो कि गुलगांव के नाम से है, वहाँ पे 5 मेगावाट की एक जो है सौर परियोजना जो है स्थापित की जाएगी, ऐसा बात किया गया है। आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा और कुछ फैक्चुअल डिटेल की। तो मोढेरा जो है वो पहला 24x7 जो है सौर ऊर्जा संचालित गाँव है, यानी कि 24 घंटे और 7 दिन जो है यहाँ पे सौर ऊर्जा जो है यहाँ पे मिलती है। तो बात करते हैं 9 से 11 अक्टूबर 2022 के मध्य जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात का दौरा किया था, और उसी दौरान मोढेरा जो है उसको भारत का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा से संचालित जो है गांव घोषित किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोढेरा जो है वो सौर ऊर्जा संचालित जो है 24 घंटा वो पहला गाँव है, तो उसको याद रखेंगे। आगे बात करते हैं तो ये किस तरीके से चलता है, तो 6 मेगावाट का जो क्षमता का एक सौर ऊर्जा संयंत्र यहाँ पे स्थापित किया गया है। उल्लेखनीय है कि मोढेरा का जो सौरीकरण है यानी कि सोलराइजेशन ऑफ मोढेरा है वो सूर्यग्राम जो परियोजना है उसके तहत किया गया है। तो सूर्यग्राम परियोजना जो है वो भी मोढेरा से संबंधित है, उसको आप ध्यान में रखेंगे। बात की जाए तो इस परियोजना के माध्यम से मोढेरा जो है भारत का प्रथम शुद्ध नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक यानी कि नेट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटर गांव भी बन गया है। तो आपको किसी तरीके का क्वेश्चन बने, चाहे वो कौन सा ऐसा गांव है जो कि 24x7 सौर ऊर्जा से चलता है, तो वो भी मोढेरा होगा। पूछा जाता है कि भारत का जो प्रथम शुद्ध नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक क्षेत्र है वो कौन सा है, वो भी जो गाँव मोढेरा ही है। तो इस किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसका ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं कि जो अगला हमारा टॉपिक है वो एनसीईआरटी को डीम्ड विश्वविद्यालय का जो है दर्जा दिया गया है। तो एनसीईआरटी हम जानते हैं नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो उसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। और शिक्षा के जो है विशिष्ट क्षेत्र में उच्च मानक जो कि हाई स्टैंडर्ड पर कार्य करते हैं उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यूजीसी के द्वारा जो है डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाता है। पूछा जा सकता है कि जो ये डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा है वो कौन देता है, तो आप ध्यान रखेंगे यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को यह पावर होता है कोई वह विश्वविद्यालय को डीम्ड जो है विश्वविद्यालय का दर्जा देता है। बात किया जाए कि ये जो विश्वविद्यालय होते हैं
के समान अकादमिक दर्जा एवं विशेषाधिकार जो है प्राप्त करते हैं। इसी वजह से इनको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाता है। आगे फैक्चुअल कुछ बातें करी जाए तो जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है उसके द्वारा विज्ञप्ति जो है जारी की गई थी और एनसीईआरटी को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। आगे बात की जाए तो जो एनसीईआरटी को दर्जा दिया गया है वो डी नोवो कैटेगरी में दिया गया था। डी नोवो श्रेणी में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। इसका तात्पर्य क्या होता है कि डी नोवो जो श्रेणी में दिया गया है तो उसका मतलब होता है कि जो ज्ञान के विशिष्ट एवं उभरते हुए क्षेत्रों में शिक्षण एवं अनुसंधान पर केंद्रित होते हैं उनको एनसीईआरटी जो है डी नोवो की कैटेगरी में जो है यूजीसी को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करता है। आगे बात करते हैं जो डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा है वह शैक्षिक अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एनसीईआरटी के प्रयासों को सुदृढ़ बनाएगा। आगे बात कर लेते हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के बारे में। तो जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो हमारा अगला न्यूज है उसके बारे में बात करेंगे। वर्ष 2019 में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन जो मंत्रालय है उसके द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी कि एनसीएपी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है स्टार्ट किया गया था 2019 में। आप इस बात का ध्यान देंगे, हो सकता है पूछ ले कि एनसीएपी जो प्रोग्राम है उसको कब लॉन्च किया गया था, तो 2019 में इसको लॉन्च किया गया था केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। बात की जाए तो इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वो था कि शहर और क्षेत्र जो है शहर क्षेत्र एवं राष्ट्रीय स्तर पर वायु गुणवत्ता में सुधार करना। तो आगे इसको कब तक के लिए किया गया था, तो अगले 5 वर्षों में यानी कि वर्ष 2024 तक, क्योंकि 2019 में चालू हुआ था तो 2024 तक पर्टिकुलर जो मैटर है PM10 और PM2.5 के स्तरों में 20 से 30% तक की जो कटौती करने का जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया था। आपको पूछा जा सकता है कितना कटौती करने का लक्ष्य था, तो 20 से 30% कौन कौन सा, PM10 और PM2.5 को। बात की जाए तो एनसीएपी के तहत जो है गुणवत्ता में सुधार हेतु 131 शहरों को लक्षित किया गया था और उसको जो है उसकी एयर क्वालिटी के सुधारने पर काम किया गया था। तो कौन कौन कितने शहर हैं, 131 जो है एनसीएपी शहरों की रैंकिंग भी तैयार की गई थी। और आगे थोड़ा और फैक्चुअल बातें कर लेते हैं। तो जो 7 सितंबर 2023 को नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज इस नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से भी और करंट के पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि ये थोड़ा रिसेंट का एक डे है। यानी कि 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज यानी कि नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के लिए जो है इसको मान्यता मिली है। बात करी जाए जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 रहा है उसमें शीर्ष जो 3 शहर हैं वो कौन कौन से हैं, तो जो पहली रैंक की बात करी जाए जो कि 10 लाख से जो ज़्यादा जनसंख्या वाले शहर हैं उसमें, तो उसमें पहला जो रैंक मिला था वो इंदौर को मिला था और दूसरे नंबर पर हमारे उत्तर प्रदेश का एक सिटी है जिसका नाम आगरा है। तो आप याद रखेंगे जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 है उसमें दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का शहर आगरा है और पहले नंबर पे इंदौर है जो कि मध्य प्रदेश में है। और इंदौर को आपको पता होगा जो क्लीननेस वाला इंडेक्स आता है उसमें भी इंदौर पहले नंबर पे है और मोस्टली वो पहले नंबर पे ही रहता है। 8 बार में से 7 बार उसको जो है क्लीननेस सिटी का जो है अवार्ड मिल चुका है। आगे बात कर लेते हैं 3 लाख से 10 लाख तक की जो कैटेगरी है पॉपुलेशन वाली उसमें कौन है, तो पहले नंबर पे उसमें आ जाता है अमरावती जो कि महाराष्ट्र का है। आप ध्यान रखेंगे ये अमरावती आंध्र प्रदेश का नहीं है। आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है राजधानी है वो अमरावती है, लेकिन यह जो अमरावती है वो महाराष्ट्र में स्थित सिटी है अमरावती वो है। बात की जाए दूसरे नंबर पे कौन है, तो 3 से 10 लाख की श्रेणी की बीच में बात करें तो मुरादाबाद जो उत्तर प्रदेश में है यह दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे गुंटूर है जो कि आंध्र प्रदेश में है। 3 लाख से कम जनसंख्या की श्रेणी की बात करी जाए तो पहले नंबर पे परवाड़ू है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। इससे ज़्यादा आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। बाकी बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या रही है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में, तो उत्तर प्रदेश की जो स्थिति रही है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में उसमें अगर समग्र रैंकिंग की बात करी जाए 10 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या में, तो दूसरे नंबर पे इसके पहले मैंने बताया कि आगरा है, 11वें नंबर पे आपका वाराणसी है, 12वें पे गाजियाबाद है, 15वें पे मेरठ है, 23वें पे कानपुर है, 24वें पे जो है लखनऊ है और 28वें नंबर पे प्रयागराज है। बात हम आगे करते हैं कि जो 3 से 10 लाख की श्रेणी जो जनसंख्या वाली श्रेणी है उसमें दूसरे नंबर पे हमने देखा कि मुरादाबाद है और आप 11वें नंबर पे गोरखपुर को याद कर सकते हैं और 24वें नंबर पे नोएडा को। इससे ज़्यादा इसमें पूछा नहीं जाएगा। बाकी 3 लाख से कम जो है उसमें जो चौथे नंबर पर रहा है वो रायबरेली उत्तर प्रदेश से रहा है, ये आप ध्यान देंगे। तो आगे चलते हैं, हम अगला टॉपिक देखते हैं। अगला जो टॉपिक है भारत मंडपम, जैसा कि आपने काफ़ी न्यूज़ में सुना भी होगा और अगर अभी तक आपने न्यूज़ नहीं सुना है इसके बारे में, क्योंकि G20 जो हुआ था पूरा प्रोग्राम G20 का वह इसी जगह पे भारत मंडपम जो कि एक नई बिल्डिंग बनाई गई है उसी में हुआ था। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र जो है इसको उसके हिसाब से बनाया गया है। तो नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में इसको जो है बनाया गया है। वैसे नाम इसका है अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र यानी कि IECC यानी कि इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन
सेंटर, लेकिन इसका जनरल जो नाम रखा है वो भारत मंडपम रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो गूगल पे सर्च करके इसका वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, वीडियो या फिर इमेज, इसको आपको देख के काफ़ी अच्छा लगेगा कि किस तरीके से आर्किटेक्चर का यूज किया गया है। आगे कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र यानी कि IECC जो परिसर है उसका उद्घाटन किया था और इसको भारत मंडपम जो है नाम दिया था। तो किसने दिया था? नरेंद्र मोदी जी ने। और ये कहाँ पे है? नई दिल्ली में प्रगति मैदान जो है वहाँ पे स्थित है। आगे बात कर लेते हैं कि भारत मंडपम जो है उसका नाम आया कहाँ से। तो भारत मंडपम जो नाम है, भगवान जो बसवेश्वर हैं उसका उन्होंने अनुभव मंडपम बनाया था, तो वह अनुभव मंडपम से प्रेरित होकर के यह जो है भारत मंडपम बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर इसको याद करेंगे और आपका काम रहेगा और आप कमेंट बॉक्स में भी भगवान बसवेश्वर के बारे में कुछ भी जो है जानकारियाँ आप दे सकते हैं। आगे बात करते हैं तो जो भगवान बसवेश्वर हैं, जो उनका अनुभव मंडपम उन्होंने जो बनाया था, तो 12वीं सदी में भगवान बसवेश्वर द्वारा कर्नाटक में सार्वजनिक समारोहों के लिए यह मंडप बनाया गया था। तो पूछा जा सकता है कि जो अनुभव मंडपम था वो किसने बनाया? तो भगवान बसवेश्वर ने बनाया और यह 12वीं सदी में बनाया गया था कर्नाटक में। और क्यों बनाया गया था? तो सार्वजनिक समारोहों के लिए जो है यह एक मंडप था। बात करी जाए तो जो भारत मंडपम है तो वह 123 एकड़ में जो है बना गया है। इसको क्यों इसके लिए बनाया गया है? तो इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म है MICE, तो मीटिंग्स के लिए, इंसेंटिव्स के लिए, कॉन्फ्रेंसेस और एग्जीबिशन के लिए इसको विकसित किया गया है। आगे बात करते हैं कि 2023 में जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था उसका आयोजन भी यहीं पे यानी कि भारत मंडपम में ही किया गया था। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है। इससे रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो विश्व की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति है वो भी यहीं पे स्थित है। तो वह जो है भारत मंडपम में ही इसको बनाया गया है। वर्ल्ड टालेस्ट नटराज स्टैचू की जो है यहाँ पे स्थापित की गई है। बात की जाए ये जो मूर्ति है वह किस मुद्रा में है? तो यह नृत्य करती हुई मुद्रा में है और यह भगवान शिव की मूर्ति है। आप थोड़ा सा याद करेंगे कि जो नटराज की मूर्ति है ये किस डायनेस्टी में जो है, इस डायनेस्टी में इसका रिलेशन है, किस डायनेस्टी से, तो ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। इसकी जो ऊंचाई है वो 28 फीट की है और यह जो बना हुआ है यह अष्ट धातु से बना हुआ है। और अष्ट धातु में कौन कौन से हैं? स्वर्ण है, रजत है, सीसा है, तांबा है, टीन है, पारा है, लोहा है, जस्ता है। आप इस बात का ध्यान देंगे कि इसमें कॉपर का यूज नहीं हुआ है, हो सकता है आपको पूछ लिया जाए। तो अष्ट धातु में जो आपको यहाँ पे लिखे गए हैं वो सारे यूज होते हैं। आगे बात कर ली जाए कि जो इस मूर्ति को तमिलनाडु के तंजावुर जिले में स्थित स्वामी मलाई में जो मूर्तिकार थे राधा कृष्णन, उन्होंने स्थापित किया था और यह 7 माह के रिकॉर्ड जो है समय में इसको निर्मित किया गया था। और किस टेक्निक के द्वारा बनाया गया था? तो लॉस्ट जो वैक्स कास्टिंग टेक्निक होती है उसके द्वारा इसको बनाया गया था। आप जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उस टाइम पे भी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वहाँ पे भी जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी वो भी लॉस्ट वैक्स जो है कास्टिंग टेक्निक से बनाई जाती हैं। इससे होता क्या था कि आप पहले जो वैक्स होता है, उस मोमबत्ती जो होती है उससे आप पहले जो कोई भी स्ट्रक्चर है उसका निर्माण कर लेते हैं। उसके ऊपर से जो है आप क्या करते हैं, मिट्टी या इस तरीके का जो अन्य पदार्थ आता है उससे उसको ऊपर से उसको लेप कर देते हैं। बाद में उस मिट्टी को जब गर्म करते हैं तो उसका जो वैक्स है यानी कि जो उसमें मोमबत्ती होती है वो बाहर आ जाती है और बाद में फिर उसमें कोई और अन्य मेटल डाल करके हम मूर्ति को तैयार करते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी इस टेक्निक का काफ़ी यूज किया जा रहा था। अगला जो हमारा टॉपिक है वो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है वो कारीगर यानी कि आर्टिजन, शिल्पकार यानी कि क्राफ्ट्स जो पीपल होते हैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था में इन जो एक कार्यबल है, यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बात करते हैं कि यह लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं और ये कहीं ना कहीं ये इनफॉर्मल या असंगठित यानी कि अनऑर्गेनाइज क्षेत्र का हिस्सा माने जाते हैं। बात की जाए तो जो इन्हीं शिल्पकारों को जो है विश्वकर्मा के रूप में जो है संदर्भित किया जाता है। बात की जाए तो इसमें कौन कौन से लोग आते हैं? तो इसमें लोहार, स्वर्णकार, कुम्हार, बढ़ई, मूर्तिकार जैसे अन्य व्यवसाय भी शामिल हैं। आगे बात करी जाए तो जो 17 सितंबर है उसको विश्वकर्मा जयंती के रूप में मनाने की बात हुई है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को इसी दिन पे लॉन्च किया गया है। तो यह 17 सितंबर को आप याद करेंगे, एक नया डे है कि यह विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया था। तो ये डेट पूछा जा सकता है कि किस दिन लॉन्च किया गया था? 17 सितंबर 2023, इसको आप याद रखेंगे। बात करी जाए तो इसके पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पे जो है इस योजना की घोषणा भी की थी। तो पूछा जा सकता है किस कब घोषणा भी की गई थी? तो ये स्वतंत्रता दिवस के दिन इसका घोषणा हुआ था, 77वें जो स्वतंत्रता दिवस हमारा था। लेकिन इसका जो शुरुआत किया गया था प्रधानमंत्री जो है विश्वकर्मा योजना का लॉन्च, ये 17 सितंबर को हुआ, यानी कि अगस्त में 15 अगस्त को इसका जो है
पहले ही मोदी जी ने इसकी घोषणा कर दी थी और उसके बाद 17 सितंबर को इसको जो है योजना को लॉन्च किया गया था। आगे बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा जो योजना है यह केंद्रीय क्षेत्र यानी कि सेंट्रल सेक्टर की योजना है, यानी कि इसमें सेंट्रल जो है पैसा देता है। आगे बात कर लेते हैं कि यह जो योजना है यह पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है, यानी कि पूरा इंडियन जो गवर्नमेंट है वो पैसा देगी, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का जो है पैसा नहीं लगेगा। आगे बात कर लेते हैं तो इस योजना हेतु प्रारंभिक जो वित्तीय परिव्यय है उसको 13,000 करोड़ जो है इस योजना के तहत दिया गया है। बात की जाए तो यह योजना जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, कौशल जो और उद्यमिता जो मंत्रालय वो, और वित्त मंत्रालय, यानी कि ये 3 जो मंत्रालय हैं इससे रिलेटेड है। आप यहाँ से क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है कि विश्वकर्मा जो योजना रही है उसमें कौन कौन से मंत्रालय का जो है योगदान है। तो सूक्ष्म लघु और मध्यम जो उद्यम मंत्रालय है वो, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, ये तीनों मंत्रालय जो है इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे बात करी जाए तो इस योजना हेतु सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को नोडल मंत्रालय यानी कि नोडल मिनिस्ट्री नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे कि जो मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो मिनिस्ट्री है उसको इसका नोडल मंत्रालय घोषित किया गया है। यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है। आगे बात करी जाए तो जो पीएम विश्वकर्मा की जो टैग लाइन है वह है सम्मान, सामर्थ्य, समृद्धि। तो यह 3S है, तो इस बात को याद रखेंगे। 3S सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि इसकी टैगलाइन है। आगे बात कर लेते हैं इस योजना की जो अवधि है वो 5 वर्ष है, यानी कि 2023-24 से लगा करके 2027-28 तक इस योजना की इसका निर्धारित किया गया। प्रथम चरण की बात करी जाए इसमें 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। तो आप इसमें से देख लेते हैं सारे, जैसे बढ़ई हुआ, नाव निर्माता हुए, अस्त्र निर्माता हुए, लोहार हुए, स्वर्णकार हुए, मूर्तिकार हुए, कुम्हार हुए, मोची हुए, राजमिस्त्री हुए, जो चटाई या टोकरी बनाते हैं वो लोग हुए, गुड़िया और खिलौना निर्माता हुए, बाकी का माला बनाने वाले लोग हो गए, धोबी हो गए, दर्जी हो गए, मछली पकड़ने का जाल बनाने वाले लोग हैं। इस तरीके के लोगों को इसमें शामिल किया गया है। बात करी जाए तो इस योजना की मुख्य जो उद्देश्य हैं वो क्या क्या हैं, तो कारीगरों और शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता प्रदान करने के माध्यम से उन्हें इस योजना के तहत सभी लाभों को प्राप्त करने हेतु जो है एलिजिबल बनाया जाएगा, और उनका जो स्किल है उसको अपग्रेड करके उनको कहीं ना कहीं उनको प्रशिक्षण दे करके उनको अच्छा जॉब मिल सके और वो एक अच्छा कार्य कर सकें, उसके लिए इनको प्रेरित किया जाएगा। बात करी जाए तो जो कारीगर हैं तो कारीगरों एवं शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र एवं विश्वकर्मा आईडी प्रदान किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी प्रदान किया जाएगा, और यह प्रमाण पत्र किसी आवेदक को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता प्रदान करेगा, उसे योजना के तहत सभी लाभों हेतु प्राप्त बनाया जाएगा। आगे बात करते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत जो है लक्षित अभ्यर्थियों को कोलेट्रल फ्री, यानी कि कोलेट्रल फ्री जो है एक एंटरप्राइज विकास ऋण यानी कि एंटरप्राइज डेवलपमेंट लोन दिया जाएगा। यह वित्तीय सहायता इस हिसाब से इनको प्रदान किया जाएगा, यानी कि अगर उनको लोन लेना होगा तो उनको कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी। यही मतलब होता है कोलेट्रल फ्री जो है लोन देने का। बात करी जाए कि जो 5% का रियायती ब्याज दर के साथ 1 लाख रुपये तक पहली किस्त और 2 लाख रुपये तक द्वितीय किस्त की ऋण सहायता भी प्रदान की जाएगी। स्टार्टिंग में उनको कोलेट्रल फ्री लोन दिया जाएगा, इनको कुछ गिरवी नहीं रखना है। बाद में अगर बात करी जाए तो पहली किस्त होगी उस पर 5% का रियायत दिया जाएगा, अगर वह पहली किस्त में जो है 1 लाख रुपये तक लेते हैं, 2 लाख रुपये तक अगर दूसरी किस्त में वह ऋण का उनको सहायता प्रदान किया जाएगा, और ब्याज दर केवल 5% रखा जाएगा। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं जो पीएम विश्वकर्मा योजना है उसके कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर त्रिस्तरीय कार्यान्वयन फ्रेमवर्क जो है उसको स्थापित किया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं जो प्रथम एबीडीएम माइक्रो साइट रही है उसके बारे में। तो 27 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी कि एबीडीएम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया था। पूछा जा सकता है कि जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है उसका शुभारंभ कब हुआ, तो 27 सितंबर को हुआ था। इस बात का आप ध्यान में रखेंगे 2021 में। आगे बात करते हैं तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लगभग 1600 करोड़ रुपए के बजट के साथ 5 वर्षों की अवधि के लिए भी जो है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की कार्यान्वयन को मंजूरी प्रदान की थी। तो कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, और बजट है 1600 करोड़ रुपये। आगे बात करते हैं, यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, ये भी सेंटर सेक्टर की योजना है, इसमें सेंटर ही पैसा देता है। आगे बात करें तो आयुष्मान भारत डिजिटल जो मिशन है उसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को कार्यान्वयन जो है एजेंसी नियुक्त किया गया है। पूछा जा सकता है कि जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है उसके लिए जो एजेंसी है कार्यान्वयन की वो कौन सी है, तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी यानी कि NHA राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण जो है इसकी जो है एजेंसी है जो कि इसको कार्यान्वित करेगी। आगे बात करते हैं कि जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है
उसने माइक्रोसाइट्स का विचार प्रकल्पित किया है। NHA ने ही, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने ही ये माइक्रोसाइट वाला जो विचार है उसको दिया है, और उसके तहत उन्होंने बताया है कि आयुष्मान भारत जो डिजिटल मिशन है उसके अंतर्गत 100 माइक्रोसाइट परियोजना यानी कि 100 माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाएगा। इन माइक्रोसाइट्स में सभी स्वास्थ्य सेवाएं जो है प्रदाताओं को ABDM के अंतर्गत लॉन्च करने के केंद्रीकृत प्रयास किए जाएंगे। इससे जो है आयुष्मान भारत डिजिटल जो मिशन है उसका देश भर में विस्तार हो पाएगा। आगे बात करेंगे कि जो कुछ फैक्ट्स के बारे में, तो जो इन 100 माइक्रोसाइट्स थी उसमें जो आइजोल है मिजोरम में जो की है वो प्रथम ABDM माइक्रोसाइट को लॉन्च किया गया। कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो आइजोल जो कि मिजोरम में है उसको प्रथम ABDM माइक्रोसाइट्स के रूप में लॉन्च किया गया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो प्रथम माइक्रोसाइट थी ABDM की वो कौन थी? तो आइजोल जो कि मिजोरम में है। आगे बात करते हैं, इस प्रकार मिजोरम जो है ABDM माइक्रोसाइट को शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। अगर आपको जगह पूछे तो आइजोल बताएंगे आप जो कि मिजोरम में है, और राज्य पूछे तो भारत का पहला राज्य कौन जो है कि माइक्रोसाइट जहाँ पे ओपन हुई तो वो था मिजोरम। आगे बात कर लेते हैं कि इस क्षेत्र में निजी क्लिनिकों, छोटे अस्पताल एवं प्रयोगशालाओं सहित सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को ABDM के सक्षम बनाया जाएगा। बाकी बात करी जाए तो मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं जो है प्रदान की जाएंगी। आगे बात कर लेते हैं कि जो ABDM माइक्रोसाइट को लागू करने के लिए यूथ फॉर एक्शन जो कि इंटरफेसिंग एजेंसी है उसको नियुक्त किया गया था। मिजोरम में जो हमने बताया कि जो पहली ACT है ABDM माइक्रोसाइट की वो मिजोरम आइजोल में है, तो वहाँ पे इसको शुरू किसने किया था? तो यूथ फॉर एक्शन जो है उसको इंटरफेसिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया था। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इसका ध्यान देंगे। तो यूथ फॉर एक्शन क्या है? जो कि आइजोल में ABDM की जो माइक्रोसाइट फैली थी उसको वहाँ पे किस तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज करेगा, तो ABDM जो है उसके लिए यूथ फॉर एक्शन को इंटरफेसिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया था। बात करी जाए तो ABDM के संदर्भ में एक माइक्रोसाइट किसको कहते हैं? तो उन लघु एवं मध्यम स्तरीय क्लिनिकों, नर्सिंग होम, अस्पतालों जो कि 10 बेड से जिसमें कम हो उसको कहते हैं, प्रयोगशालाओं को कहते हैं, फार्मेसी एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का एक समूह है जो कि ABDM सक्षम है और मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। आगे बात कर ली जाए तो जो ये माइक्रोसाइट्स होते हैं वो देश भर के विभिन्न राज्यों केंद्र शासित जो है प्रदेश हैं उसमें स्थापित किए जाएंगे, जिससे कि हेल्थ जो रिलेटेड सुविधाएं हैं वो आपको मिल सकें। आगे बात कर लेते हैं इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड की। तो इंडिया स्मार्ट सिटी जो अवार्ड प्रतियोगिता है उसके बारे में बात करेंगे। तो भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन का जो है स्टार्ट किया गया था। तो पूछा जा सकता है कौन है? तो आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, इसके द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन का जो है स्टार्ट किया गया था, और उसके तहत ही इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स जो है ISAC यानी इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कंटेस्ट का आयोजन किया गया। बात किया जाए अभी तक कितनी बार हो चुका है, तो अभी तक 2018 में, 2019 में, 2020 में जो है आईसैक के 3 संस्करणों का आयोजन हो चुका है, और आईसैक के चौथे संस्करण जो कि अप्रैल 2022 में इसका लॉन्च किया गया था। आगे बात करें तो जो आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय है उसके द्वारा आईसैक 2022 के विजेताओं की घोषणा की गई, और इंदौर जो है उसमें भारत का सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी घोषित किया गया। आगे बात कर लेते हैं कि जो स्मार्ट सिटी मिशन के अनुकरणीय प्रदर्शन के बारे में, तो मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया। जो सर्वश्रेष्ठ जो सिटी है स्मार्ट सिटी वो इंदौर है, और वो जो सर्वश्रेष्ठ राज्य है वो भी मध्य प्रदेश है। इस बात का आप ध्यान देंगे। आगे बात कर लेते हैं जो आईसैक 2022 के तहत के विजेता हैं वो कौन कौन हैं। तो स्मार्ट सिटी अवार्ड की बात करी जाए तो पहले नंबर पे इंदौर हो जाता है, और उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो स्मार्ट सिटी अवार्ड में तीसरे नंबर पे आगरा आ जाता है जो कि उत्तर प्रदेश में है। बाकी बात करें राज्य के पुरस्कारों में, तो पहले नंबर पर राज्य में मध्य प्रदेश आ जाता है, इसकी बात हमने पहले कर ली, और उत्तर प्रदेश का रैंक जो है वो तीसरा है, और राजस्थान भी तीसरे नंबर पर ही है। इस बात को आप ध्यान देंगे आईसैक 2022 के अगर बात की जाए उसके विजेताओं की। आगे बात कर लेते हैं जो चंडीगढ़ है, तो चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ केंद्र प्रदेश जो केंद्र शासित प्रदेश है उसको घोषित किया गया। तो आईसैक 2022 में चंडीगढ़ जो है सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश जो है वो रहा है। आगे बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो अगला जो टॉपिक है अमृत भारत स्टेशन योजना है। तो अमृत भारत स्टेशन योजना जो है केंद्रीय रेल मंत्रालय ने रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण के लिए किया है, जिससे जो है अमृत भारत स्टेशन योजना जो है नाम दिया गया है। यानी कि जो भी रेलवे स्टेशन है उनका मॉडर्नाइजेशन करना है, तो उस योजना को अमृत भारत स्टेशन योजना नाम दिया गया है, और उसको दीर्घकालिक दृष्टिकोण यानी कि लॉन्ग टर्म विजन के साथ इसको निरंतर आधार पर रेलवे स्टेशनों का विकास जो है इसकी परिकल्पना की गई है। बात की जाए तो अभी तक इस योजना के तहत कितने जो है विकास किए गए हैं नए रेलवे स्टेशनों का, तो कुल 1309 रेलवे स्टेशनों को चिन्हित किया गया है। और उसमें से अगर बात करी जाए उत्तर प्रदेश में कितने हैं, तो उत्तर प्रदेश में 156 रेलवे जो स्टेशन को चिन्हित किया गया है जो कि सबसे ज़्यादा हैं। इसके बाद जो है महाराष्ट्र के हैं 126 रेलवे स्टेशन, पश्चिम बंगाल के 98,
और बिहार के 92 रेलवे स्टेशन यानी कि 92 रेलवे स्टेशन को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। क्वेश्चन आपको बन सकता है कि उत्तर प्रदेश के कितने जो है रेलवे स्टेशन है, तो 156 जो है रेलवे स्टेशन, 156 रेलवे स्टेशन अमृत भारत स्टेशन जो है स्टेशन योजना है उसके तहत उनका हम कायाकल्प करेंगे। आगे बात करते हैं। 6 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत भारत स्टेशन जो योजना है उसका शुरुआत किया और देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकास का जो है आधारशिला यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने रखा था। आप इस बात का भी ध्यान देंगे। पूछा जा सकता है कब शुरू हुआ, तो 6 अगस्त को शुरू हुआ जो अमृत भारत स्टेशन योजना का जो है जो पहला जो वो उसका पहला चरण था जो कि 508 रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकास के लिए इसकी आधारशिला रखी गई थी। आगे बात कर लेते हैं। और सारे जो पहले चरण में जो 508 रेलवे स्टेशन रहे हैं उसमें जो शामिल किया गया है, तो उसमें ये 508 रेलवे स्टेशन जो है 27 राज्यों और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उसमें विस्तृत हैं। बात करी जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश जो पहला जो चरण रहेगा इसमें रेलवे स्टेशनों का जो वितरण है जो पहले चरण में होगा, तो पहले चरण में उत्तर प्रदेश के 55 जो रेलवे स्टेशन है उनका जो है कायाकल्प किया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की, जो कि है कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा, जो कि एक रिपोर्ट है उसके बारे में बात करेंगे। तो जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक है उसके बारे में, तो UNDP यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद जो है कार्यक्रम जो है उसके द्वारा मानव विकास रिपोर्ट सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है और में बहुआयामी MPI जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसको 2010 से ही शामिल किया गया है। यानी कि UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालती है और उसमें जो है मल्टी जो डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को भी निकालती है और इसकी शुरुआत 2010 से हुई। आगे बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन से चीज़ों को हम काउंट करते हैं, तो 3 आयाम होते हैं MPI के, स्वास्थ्य, शिक्षा और रहन सहन का स्तर यानी कि लिविंग स्टैंडर्ड। बात करी जाए नेशनल MPI की, तो जो नेशनल लेवल पे यानी कि राष्ट्रीय लेवल पे MPI उसका प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ वो नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। तो भारत में बहुआयामी जो गरीबी सूचकांक है, जब भारत की बात करें तो भारत में जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है उसको कार्यान्वयन कौन करता है, नीति आयोग को इसका नोडल मंत्रालय बनाया गया है। आगे बात कर लेते हैं। और इसमें जो नीति आयोग का है इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और रहन सहन का ही 3 कैटेगरी है, उसमें 12 जो संकेतक हैं उसको विभक्त किया गया है। लेकिन जब आप नॉर्मली जब इंटरनेशनल लेवल का MPI देखेंगे जो कि UNDP जिसके लिए कार्य करता है उसमें 10 ही संकेतक हैं, इस बात का आप ध्यान देंगे तो आप थोड़ा सा इसको गूगल करके देख लेंगे। आगे बात कर लेते हैं कि जो 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति जो समीक्षा रिपोर्ट है 2023 की, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ए प्रोग्रेस रिव्यू 2023 नामक रिपोर्ट को जारी किया गया और इस रिपोर्ट का यह दूसरा संस्करण था जो कि नीति आयोग ने जारी किया था। पहला जो संस्करण था वो वर्ष 2021 में हुआ था और नवीनतम रिपोर्ट जो है राष्ट्रीय परिवार जो स्वास्थ्य सर्वेक्षण है 5 यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है 5 जो कि 2019 और 21 के आधार पर आधारित है, उसके डेटा को हमने यहाँ पे यूज किया है। आगे बात कर लेते हैं इसमें और सारे जो फैक्ट्स हैं उसके, तो साथ में ही नेशनल हेल्थ फैमिली जो सर्वे 4 था 2015-16 का और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5वां है 2019-21 का, उसमें जो गरीबी में लोग रहे हैं उसमें परिवर्तनों को दर्ज किया गया है, कितना अंतर हुआ है। तो 36 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों और 707 प्रशासनिक जिलों के लिए बहुआयामी जो गरीबी सूचकांक है उसका अनुमान लिया गया था। बात की जाए तो NFS जो है 4था और NFS 5वां है, उसके मध्य सभी जो राज्यों केंद्र शासित प्रदेश जो रहे हैं सब में जो है बहुआयामी गरीबी रही है उसको कम करने में उल्लेखनीय दर जो है प्रगति मिली है। बात करी जाए 2015 और 16 से लेकर के 2019-20 के जो मध्य में है, तो देश में रिकॉर्ड 13.5 करोड़ यानी कि 135 मिलियन लोग जो हैं वो बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। आप ये डेटा मेंस में यूज कर सकते हैं कि 2015-16 से और 2019 जो है 21 के मध्य में हमने 135 मिलियन यानी 13.5 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला है। और सब बात करी जाए किस किस स्टेट में सबसे ज़्यादा निकाला है बहुआयामी की गरीबी से लोगों को, तो जो सब टॉप 30 राज्य हैं तो पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है जिसने 3.43 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, दूसरे नंबर पर बिहार है 2.25 करोड़ और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है 1.36 करोड़। पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश का यहाँ पे रहने का रीजन है क्योंकि हमारे यहाँ गरीबी भी और पॉपुलेशन वाइज काफ़ी ज़्यादा है। आगे बात कर लेते हैं 2015-16 में भारत में बहुआयामी रूप से गरीब लोगों की संख्या जो है 24.85% थी, यानी कि 2015-16 में 24.85% जो है नेशनली जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में आते थे, लेकिन जो कि 2019-21 में घट करके 24 से
जो है 14.96% हो गई है। आप ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको मेंस में लिख सकते हैं। आगे बात करी जाए तो जो स्पष्ट है कि भारत में बहुआयामी रूप से गरीब लोगों की जो संख्या है 9.89% से जो है कमी दर्ज की गई है। तो पूछा जा सकता है कि कितनी कमी दर्ज हुई है NFS जो है 4 में और 5 में, तो यह है 9.89% की कमी दर्ज की गई है। आगे बात कर लेते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुआयामी जो गरीबी है वो 32.59 जो है प्रतिशत थी 2015-16 में, जो कि घट करके 19.28% हो गई है 2019-21 में। जो कि आपको पता होगा गांव के क्षेत्रों में गरीबी ज़्यादा है। और बात करें शहरी क्षेत्रों की तो शहरी क्षेत्रों में बहुआयामी जो गरीबी है 8.65% से घट करके 5.27% हो गई है। आगे बात कर लेते हैं कि जो MPI वैल्यू रही है वो कितनी रही है। तो MPI वैल्यू जो 2015-16 में थी वो 0.117 थी, उससे जो घट करके 0.066 हो गई है। इस बात का आप ध्यान देंगे, जब MPI वैल्यू घटती है यानी कि आपके देश की कंडीशन सही हो रही है। आगे बात कर लेते हैं कि जो वर्ष 2030 तक है उसके निर्धारित सीमा समय से काफ़ी पहले ही SDG लक्ष्य जो रहा है 1.2, मतलब पहला लक्ष्य रखा है हमने नो पॉवर्टी का, तो नो पॉवर्टी का जो लक्ष्य है उसके अंदर 1.2 यानी सेकंड जो पॉइंट आ जाता है बहुआयामी गरीबी में न्यूनतम आधे की कटौती, उसको हमने प्राप्त करने की दिशा में उसको अग्रसर हैं। आगे बात कर लेते हैं राष्ट्रीय MPI 2023 की, तो इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जो CS 5 राज्य रहे कौन है, तो हमने देखा कि जो पहला रहा है वो बिहार है, जिसमें 15-16 में जो गरीबी रही है 51.89% रही है, जिसने 2019 और 21 की बात करी जाए तो 33.76% वहाँ पे गरीबी रही है। बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का कि किस नंबर पे है उत्तर प्रदेश, जो कि सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले राज्यों में, तो यह चौथे नंबर पे है। और बात करी जाए तो यहाँ पे जो 15-16 में गरीबी रही है 37.68% रही है, जिसको कम किया गया है और यह 2019-21 के डेटा में 22.93% है। इसको भी आप मेंस में पॉवर्टी वाला जो टॉपिक है वहाँ पे यूज कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं और कुछ फैक्ट्स की, तो केरल की बात करी जाए तो केरल में सबसे कम जो है बहुआयामी गरीबी है और यह कितनी है 0.5%। आपको पता भी होगा कि केरल जो है मोस्टली जो इंडेक्सेस हैं काफ़ी वहाँ पे अच्छा प्ले करता है, काफ़ी अच्छा उसका स्टेटस रहता है, तो इस बात का ध्यान देंगे कि हेल्थ के मामले में भी केरल काफ़ी अच्छा है, एजुकेशन के मामले में भी। तो केरल जो है सबसे कम बहुआयामी गरीबी जनसंख्या वाला जो है राज्य है, वहाँ पर 0.55% ही गरीबी है। की बात करी जाए तो वर्ष 2019-21 में केंद्र शासित प्रदेशों की बात करी जाए तो दादरा नगर हवेली को और दमन दीव में बहुआयामी जो गरीबी जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा है। तो यूटीज़ में दादरा नगर हवेली और दमन दीव में सबसे ज़्यादा बहुआयामी जनसंख्या है, गरीबी में है 9.21% है। जबकि पुडुचेरी की बात करी जाए तो पुडुचेरी में सबसे कम है 0.85%। आगे बात कर लेते हैं बहुआयामी गरीबी जो लोग हैं उसमें संख्या में सबसे तेज़ जो कमी है वह उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद में बिहार में, फिर मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, फिर राजस्थान में। तो सबसे तेज़ी से जो कमी बहुआयामी गरीबी में लाया है वह उत्तर प्रदेश जो कि हमारा स्टेट है उसने लाया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आप इसमें और सारे जो है इसको भी मेंस में आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। आगे बात करी जाए तो 2015-16 और 2019-21 के मध्य में जो बहुआयामी गरीबी जनसंख्या में कमी किस किस स्टेट ने लाई है, तो 5 शीर्ष राज्य हम एक बार थोड़ा जल्दी से देख लेंगे। तो पहला जो है बिहार है, तो बिहार ने 18.13% जो है बहुआयामी गरीबी जनसंख्या में जो है प्रतिशत वाइज अगर पूछा जाए तो प्रतिशत वाइज ने कमी किया है। लेकिन अगर नंबर वाइज पूछा जाएगा कि कितने गरीब लोग जो है हुए हैं, तो नंबर में उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा लोगों को उन्होंने पॉवर्टी से बाहर निकाला है। इस बात का आप ध्यान देंगे। प्रतिशत में बिहार है, अगर प्रतिशत में पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश का तो तीसरा नंबर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश ने 14.75 जो है प्रतिशत लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला है। आगे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का जो है क्या स्टेटस रहा है पूरा। तो सर्वाधिक एवं न्यूनतम बहुआयामी गरीबी वाले 5 जिले कौन हैं उसको हम देख लेते हैं 2019 और 21 के जो है उसमें। तो सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले जिले रहे हैं तो उसमें जो पहला नंबर है वो बहराइच का है। बहराइच में 54.44% जो है बहुआयामी गरीबी अभी भी है। उसमें फिर श्रावस्ती दूसरे नंबर पे है, बलरामपुर तीसरे नंबर पे, बदायूं चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे सीतापुर है। सबसे कम बात की जाए कि न्यूनतम बहुआयामी गरीबी कहाँ कहाँ पे है, तो न्यूनतम बहुआयामी गरीबी है गाजियाबाद में, यानी कि उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में सबसे कम गरीबी है। MPI की बात करी जाए अगर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बहुआयामी गरीबी, तो 6.93%, यानी सबसे कम गरीबी कहाँ पे है, गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश में। बाकी दूसरे नंबर पर आ जाता है जहाँ पे कम गरीबी है तो वो लखनऊ है 8.48%, तीसरे नंबर पे कानपुर नगर है, चौथे नंबर पे गौतम बुद्ध नगर है और 5वें नंबर पे हापुड़ है।
सबसे ज़्यादा आप याद रखें कि जो सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी है वो कहाँ पे है, बहराइच में है, और जो न्यूनतम बहुआयामी गरीबी है वो गाजियाबाद में। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यूपी स्पेशल में का भी यह पार्ट हो सकता है, तो इस बात का आप ध्यान देंगे। आगे बात कर लेते हैं, तो वर्ष 2015-16 एवं 19-21 के मध्य में उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में बहुआयामी गरीबी जो जनसंख्या रही है, सर्वाधिक कमी यहाँ पे 29.64% दर्ज की गई है। पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला रहा है जहाँ पे जो बहुआयामी गरीबी जनसंख्या है सबसे ज़्यादा उसमें कमी आई है, तो महाराजगंज जिला जो है उत्तर प्रदेश का, उसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने काफ़ी जो टॉपिक्स रहे हैं आज के, हमने उसको कवर कर लिया है। आगे के जो टॉपिक्स हैं उसको हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। तो आप लोगों से फिर से गुजारिश रहेगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज़ को लाइक और शेयर किया करिए, जिससे कि आपको तथा आपके सारे मित्रों को इसका फ़ायदा मिल सके। सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।